अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में नोट्स से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स पूछी गई हैं, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट। ठीक है, इन्हीं हेडिंग्स में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ एन IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ नेजल म्यूकोसा ऑफ एलर्जन टू एलर्जन। तो कोई भी एलर्जन अपने नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आता है तो आईजी एंटीबॉडी के थ्रू जो रिस्पॉन्स आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, क्या क्या इसमें फीचर्स देखेंगे? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई वाटरी नेजल डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, ईचिंग इन नोज। ठीक है, तो ये अपन को साइंस देखेंगे। ठीक है, फिर एलर्जिक राइनाइटिस को भी क्लासीफाई करते हैं अपन दो टाइप में, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल में क्या होता है? सिम्टम अपियर इन अ पर्टिकुलर सीजन व्हेन द पोलन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट टू विच पेशेंट इज सेंसिटिव आर प्रेजेंट इन एयर। तो जिसके पोलन ग्रेन से पेशेंट सेंसिटिव है, जब उसका सीजन आता है, उसके फूल का सीजन आएगा, जब पोलन ग्रेन झड़ेंगे तो तभी उसको एलर्जी होगी। और पेरिनियल की सिम्टम्स जो है थ्रू आउट द ईयर रहेंगे, क्योंकि जो जिससे एलर्जी हो रही है वो पूरे साल उसके पास है, जैसे कि डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, डेंडर फ्रॉम एनिमल। ठीक है, तो ये पूरे साल बने रहते हैं, तो एलर्जी पूरे साल रहेगी। ठीक है, फिर एक और क्लासिफिकेशन आता है ड्यूरेशन ऑफ डिसीज के बेसिस पे। इंटरमीडिएट लेस देन 4 डेज और 4 डेज अ वीक अगर सिम्टम्स रहते हैं तो इंटरमीडिएट बोलते हैं। परसिस्टेंस 4 दिन से ज़्यादा है अगर एक वीक में सिम्टम्स, तो परसिस्टेंस बोलते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ डिसीज के बेसिस में डिवाइड कर दिया। फिर आता है सीवियरिटी ऑफ डिसीज के बीच में, तो माइल्ड या मॉडरेट और सीवियर दो टाइप में डिवाइड किया। तो माइल्ड में ये सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, इम्पेयरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटीज़ एंड लीजर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, ये नहीं होना चाहिए, इम्पेयरमेंट ऑफ स्कूल वर्क, ट्रबलसम सिम्टम्स, है ना, तो ये सारे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, तब जाके माइल्ड है। मॉडरेट में ये इनमें से ये जो 4 सिम्टम है इनमें से अगर 2 प्रेजेंट हैं तो ये मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन, एक तो सीजनल, पेरिनियल, और एक ड्यूरेशन और सीवियरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन लिख देना। फिर था इटियोलॉजी कि किस कॉजेज से होते हैं ये। सबसे पहले हेरिडिटरी, तो अप्रॉक्स 50% पेशेंट गिव हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इन द फैमिली। तो जितने भी एलर्जी के पेशेंट होते हैं वो 50% जो उनमें से पेशेंट होते हैं वो उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, पहले से किसी ना किसी पर्सन को उनके फैमिली में हो रखी होती है ये डिसीज़। फिर अगर एक पेरेंट को एलर्जी है तो 29% चांसेस है कि उसको बच्चे को होगा, और अगर बोथ पेरेंट हैं एलर्जिक तो 47% चांसेस है कि बच्चे को होगा। ठीक है, पहला हो गया हेरिडेटरी। फिर दूसरा, इन्फेक्शन के कारण एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्शन में ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू एनर्जी ड्यू टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ द टिश्यू। ठीक, ऑन द टिश्यू। तो या तो डायरेक्ट बैक्टीरिया एलर्जी करा सकता है या फिर जो बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया इन्फेक्शन। फिर एंडोक्राइन फैक्टर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करते हैं एलर्जी कराने में, जैसे कि मेंसेस एंड ओवेरियन डिस्फंक्शन, इससे भी एलर्जी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ जब होती है तो उसमें भी एलर्जी बढ़ जाती है। तो ये एंडोक्राइन फैक्टर है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर के कैल्शियम, विटामिन सी एंड डी की कमी से एलर्जी के चांसेस बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में भी होते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका रेसिडेंस कहाँ पर है, उससे भी एलर्जी डिपेंड करती है। तो ये 5 इटियोलॉजी में 5 चीज़ें हैं जिसमें ये एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो रिएक्शन पढ़ी थी पैथोलॉजी में वही सेम है। सबसे पहले एंटीजन आया। ठीक है, एंटीजन का पहला एक्सपोजर हुआ। ठीक है, तो एंटीजन का पहला एक्सपोजर हुआ तो एंटीजन प्रेजेंटेशन जो सेल होती हैं तो वो डेंड्राइटिक सेल एपीसी जो होती है उसने प्रेजेंट कर दिया एंटीजन को। ठीक है, फिर वो जाके बोला टी हेल्पर 2 सेल को कि एक्टिवेट किया उसको, टी हेल्पर 2 सेल को। सबसे पहले टी हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट हो गया, फिर उसने एक्टिवेट किया बी सेल को। ठीक है, बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती, तो उसने एंटीबॉडी बना दी आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, आईजी एंटीबॉडी जाके किससे चिपक गई? मास्ट सेल से। ठीक है, तो ये सबसे पहले काम हो गया। सबसे पहले एंटीजन आया, एपीसी में प्रेजेंट हुआ, फिर टी हेल्पर सेल TH2 एक्टिवेट हुआ, फिर उससे बी सेल एक्टिवेट हुआ, बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई आईजीई, और आईजीई किस में चिपक गई? अपने मास्ट सेल में। तो मास्ट सेल जो वो सेंसिटाइज हो गया, उसमें एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट हो गई है। अब सेकेंड बार जब एंटीजन आएगा वो किससे चिपक जाएगा? आईजी एंटीबॉडी जो अभी मास्ट सेल से चिपकी हुई थी। ठीक है, एंटीजन और आईजी एंटीबॉडी आपस में चिपक जाएंगे तो उससे क्या होगा? एक्टिवेशन हो जाएगा मास्ट सेल का, और मास्ट सेल एक्टिवेट होते ही सारे ही मीडिएटर्स रिलीज कर देगा, और मीडिएटर रिलीज होने से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी, और जितने भी सिम्टम्स हैं एलर्जी के वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हाँ मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं ये भी लिख सकते हैं। मीडिएटर सबसे पहले 2 टाइप के मीडिएटर होते हैं, प्राइमरी मीडिएटर, सेकेंडरी मीडिएटर।
प्राइमरी मीडिएटर वो मीडिएटर होते हैं जो कि तुरंत रिलीज होते हैं, इमीडिएट, जो सेल में पहले से स्टोर है, तुरंत रिलीज होते हैं, जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, ये सब कराते हैं। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने से राइनोरिया और नेजल ब्लॉकेज होगा। ठीक है, ये सब तो पता ही है। फिर कौन कौन से होते हैं? हिस्टामीन, एडिनोसिन, प्रोटीएजेस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ये सब जो है प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं। सेकेंडरी मीडिएटर्स कौन से होंगे? दीज आर सिंथेसाइज्ड डी नोवो एंड रिलीज लेट। तो डी नोवो मतलब कि बाद में सिंथेसिस होगा उनका जब मास्ट सेल एक्टिवेट होगी उसके बाद सिंथेसिस होगा, तो थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो लिपिड मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स है ना, मोर पावरफुल देन हिस्टामीन होता है। फिर साइटोकाइन होता है, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 3, 4, 5, 6 ये सब। ठीक है, तो ये थी पैथोजेनेसिस के कैसे कैसे होता है और कौन कौन से मीडिएटर्स निकलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इरिटेशन एंड ईचिंग ऑफ आई एंड पैलेट, तो इरिटेशन हो गई सबसे पहले आई और पैलेट में। फिर स्नीजिंग 10 to 15 एट अ टाइम, जब भी वो एलर्जन आएगा या कॉन्टैक्ट में जब भी, तो 10 से 15 बार छींक एक साथ आती है। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन पता है कैसे ही हो गया? क्योंकि वो म्यूकोसा एक जमा हो गया। राइनोरिया, प्रोडक्शन बढ़ गया है, नेजल सिक्रीशन निकल रहा है, तो राइनोरिया हो गया। इंक्रीज लेक्राइमेशन, आई से जो लेक्राइमेशन बढ़ जाएगा। डिक्रीज और लॉस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ऊपर की तरफ सेंसेस जा ही नहीं रहे, तो सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाएगा। तो ये थे सिम्टम्स, ये याद कर लेना। फिर साइंस में सबसे पहले अपन नेजल साइंस से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड ट्रांसवर्स नेजल क्रीज, ए ब्लैक लाइन across the midline of dorsum of nose due to constant upward rubbing of nose, stimulating a salute, एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। साइमुलेटिंग सैल्यूट, इसको एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन को जब बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है तो अपन नोज को रब करते ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर डॉर्सम में एक क्रीज बन जाती है ब्लैक कलर की, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एलर्जिक सैल्यूट। ठीक है, फिर पेल एंड इडिमेटस नेजल म्यूकोसा विच में अपियर ब्लूइश, तो जो पेल और इडिमेटस नेजल म्यूकोसा है वो ब्लूइश कलर की दिखेगी। तो जो अपनी नोज की म्यूकोसा है वो पेल और इडिमेटस हो जाएगी, कुल मिला के बात कहने की है। फिर टर्बिनेट स्वेलन रहेंगे, थिन वाटरी और म्यूकोइड डिस्चार्ज निकलेगा। ठीक है, तो मेन अपन को क्या याद रखना है? ये एलर्जिक सैल्यूट याद कर लेना। फिर म्यूकोसा कैसी हो जाती है? टर्मिनेट स्वेलन हो जाते हैं, थिन और वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने नोज से रिलेटेड साइंस हो गए। फिर ऑकुलर साइन में इंक्लूड इडिमा ऑफ लिड्स, कंजेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, ये सब दिखेगा अपन को। ठीक है, डार्क सर्कल अंडर द आई, इसको क्या बोलते हैं? एलर्जिक सिनर्स। तो अपन को डार्क सर्कल भी देखते हैं आई के नीचे। तो एक तो ये ब्लैक कलर की लाइन देखी नोज के ऊपर, तो उसको क्या बोला? एलर्जिक सैल्यूट। और ये कंजेशन ऑफ कंजक्टिवा और डार्क सर्कल जो देखे हैं आई के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जिक सिनर्स। फिर ऑटोलॉजिक साइन मतलब कान से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है, जिसमें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि यूस्टिचियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया, कुछ भी ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन, जिससे कि सुनने में दिक्कत होगी। तो ये ऑटोलॉजिक फंक्शन होगा। फेरेंजियल साइन में ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस हो जाएगा। लेरिंजियल साइन में क्या होगा? हॉर्सनेस एंड इडीमा ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर इसको याद करना हो, सबसे पहले नेजल साइन में नाक में क्या क्या हुआ, उसमें एक ब्लैक लाइन पड़ गई उसकी नाक में। ठीक है, जिसको क्या बोला अपन ने? एलर्जिक सैल्यूट। उसका जो म्यूकोसा है वो पेल और इडिमेटस हो गया, टर्मिनेट स्वेलन हो गए, थिन वाटरी सिक्रीशन आ गए। ठीक है, ऑकुलर साइन में उसमें क्या हो गया? कंजेशन हो जाएगी उसकी कंजक्टिवा में। ठीक है, और उसके चारों तरफ आके डार्क सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एलर्जिक सिनर्स। ठीक है, ऑटोलॉजिक कान में सुनने में दिक्कत हो रही है, फेरेंजाइटिस हो गया है, और उसकी जो वॉइस है वो हॉर्सनेस आ जाएगी उसमें, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स एडिमेटस हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल फीचर है इसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? रिकरेंट साइनोसाइटिस, बार बार अगर राइनाइटिस हो रहा है तो उससे साइनोसाइटिस हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ नेजल पॉलिप हो सकते हैं, म्यूकोसा बाहर निकल रहा है तो उससे पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है। सीरस ओटाइटिस मीडिया, ईस्ट्रोजन ट्यूब ब्लॉक हो रही है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे सीरस ओटाइटिस मीडिया। ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि एलर्जी हो रही है तो उससे ब्रोंकोस्पाज्म बार बार होगा, तो उससे ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो TLC DLC करा लेंगे, नेजल स्मीयर, एक्सरे, पैरानेजल, PNS का एक्सरे करा लेंगे। फिर स्पेशल टेस्ट ऑफ एलर्जी होते हैं जैसे कि एक तो डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करा सकते हैं कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है,
फिर 2 टेस्ट हैं जैसे कि नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट और रेडियो एलर्जिक सॉर्बेंट टेस्ट। देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एलर्जन टू स्किन। स्किन में उसमें एलर्जन को डाल देते हैं। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में डाल सकते हैं, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन में और कंजक्टिवा बाई सिंपल एप्लीकेशन और स्क्रैच टेस्ट और प्रिक टेस्ट। तो अगर जो एलर्जन है उसको डालने से सिम्टम्स आ रहे हैं तो एलर्जी है, उसको नहीं आ रहे तो नहीं है, तो ये सिंपल टेस्ट है ना। फिर प्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको। फिर अगर अपन को सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंट्राक्यूटेनियस या फिर इंट्राम्यूकोसल इंजेक्शन लगा देंगे उसका जो भी एलर्जन है, और अपन को पता चल जाएगी कि सेंसिटिव है इससे कि नहीं है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट हो गए, या तो स्किन में अपन एप्लीकेट कर सकते हैं उसको, या फिर इंट्राक्यूटेनियस या इंट्राम्यूकोस। ठीक है, फिर रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट होता है, रास्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इन विट्रो टेस्ट होता है, अपन एलर्जन रहते हैं और स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी कंसंट्रेशन चेक करते हैं पेशेंट के सीरम में। तो पेशेंट का सीरम लेंगे, एलर्जन लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, अगर आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो उसमें रिएक्शन हो जाएगी। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट में सबसे पहला अपन एक काम कर सकते हैं कि एलर्जन से अवॉइड करो, मतलब जो भी एलर्जन प्रेजेंट हो उससे दूर रहो। सबसे सक्सेसफुल है कि एलर्जन ही नहीं होगा तो उससे जितने जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो नहीं होंगे। जैसे कि अगर तुम्हें प्लास्टिक सीट से या फिर किसी पेट से तुम्हें एलर्जी हो रही तो उससे दूर रहो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स में सबसे पहले एंटीहिस्टामिनिक जो कि राइनोरिया, स्नीजिंग और नेजल इच को कंट्रोल करेगा। सिम्टोमेटिक ड्रग्स में सबसे पहला आ जाएगा अल्फा एड्रीनर्जिक ड्रग जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन कराता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी जो होता है वो एलर्जी कम कराता है। ठीक है, तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पड़े होंगे जो कि मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक भी क्या करेगा, राइनोरिया को ब्लॉक कर देगा, है ना। एलर्जिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस दोनों में काम आता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, याद होगा। फिर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरल्यूकास्ट ये सब देते हैं। आईजी एंटीबॉडी जो होती है, एंटी आईजी जो कि आईजी एंटीबॉडी को खत्म करती है, तो उसमें आती है ओमेलुजुमाब। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी और हाइपोसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड व्हेन ड्रग ट्रीटमेंट फेल टू कंट्रोल सिम्टम्स और प्रोड्यूस इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट। तो अगर ये सब जो ड्रग्स हैं वो काम नहीं आते तब जाके अपन इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवॉइडेंस करेंगे एलर्जन का, फिर ट्रीटमेंट देंगे ड्रग से, और इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। तो ये था अपना एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है, तो इसको कर लेना, और सारा इंपॉर्टेंट कवर कर दिया। थैंक यू।